विद्यार्थियों, आज का हमारा वीडियो लेक्चर का जो टॉपिक है वो है हड़प्पा कालीन आर्थिक जीवन। और हड़प्पा कालीन जो आर्थिक जीवन है उसके आज हम पार्ट 1 पर अध्ययन करेंगे। हड़प्पा कालीन आर्थिक जीवन का अध्ययन करने से पहले हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि हड़प्पा संस्कृति का उद्भव किस प्रकार से हुआ। तो हड़प्पा सभ्यता, जिसको पहले सिंधु घाटी की सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है, 1853 में जो ब्रिटिश इंजीनियर थे ए कनिंघम, उनको सबसे पहले एक मोहर मिली थी जिस पर एक बैल और 6 चित्र अंकित थे। लेकिन उस वक्त ए कनिंघम इस मोहर की ऐतिहासिकता से ज़्यादा परिचित नहीं हो पाए। इसी क्रम में 1856 में लाहौर से कराची तक एक रेलवे लाइन का निर्माण हो रहा था और उस रेलवे लाइन के निर्माण के दौरान विशाल ईंटों के भंडार प्राप्त हुए और उस वक्त इतिहासकार इस क्षेत्र के ऐतिहासिक महत्व से परिचित हुए। अगर बात करें कि हड़प्पा जो सभ्यता है या सिंधु घाटी सभ्यता है, उसके सर्वप्रथम जो स्थल है उसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी के माध्यम से की गई थी। और इसीलिए चूंकि सबसे पहले जो इस सभ्यता का जो क्षेत्र है वो हड़प्पा को खोजा गया था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। इसके अलावा 1922 में दाखलदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो को, और इसी तरह से चनूदड़ो, लोथल, और अब तक जो ये जो सभ्यता है इसके 2800 के करीब स्थलों को खोजा जा चुका है या उस पर उत्खनन कार्य किया जा चुका है। हड़प्पा जो सभ्यता है वो कांस्य युगीन शहरीकरण है, अर्थात इस सभ्यता के दौरान कांस्य का निर्माण होता था। साथ में ही हमें गांवों का जहां उल्लेख मिला है वहीं शहरों का भी इस सभ्यता के दौरान उल्लेख मिला है, और इसीलिए हम सिंधु घाटी सभ्यता को शहरीय सभ्यता या परिपक्व सभ्यता की श्रेणी में रखते हैं। अब हम बात करते हैं हड़प्पा की आर्थिक स्थिति के संदर्भ में। तो किसी भी देश का, समाज का या जो वर्ग है उसका जो आर्थिक इतिहास है उसको निर्धारित करने के लिए हम विभिन्न आयामों को देखते हैं कि वो जो आयाम है उनका विकास किस तरह से हुआ। तो और अर्थव्यवस्था का अगर हमें अध्ययन करना है तो हमें उस समय की कृषि पर, पशुपालन, उद्योग धंधे, व्यापार वाणिज्य, इन सभी का एक सामूहिक अध्ययन करना पड़ेगा। तो ये जो आज का जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम हड़प्पा कालीन अर्थव्यवस्था के तहत कृषि और जो पशुपालन था, जो उनके आर्थिक जीवन का मुख्य आधार था, उस पर अध्ययन करने का प्रयास करें। तो सबसे पहले जो हमें समाज की जो अर्थव्यवस्था है उसके जो साक्ष्य मिलते हैं वो हमें सैंधव सभ्यता में ही मिलते हैं। यद्यपि अभी तक हम सिंधु लिपि को नहीं पढ़ पाए हैं या उसका ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाए हैं, तो हमें सैंधव अर्थव्यवस्था या सैंधव आर्थिक जीवन के बारे में निश्चित विवरण प्राप्त नहीं है। लेकिन जितने भी विवरण हमको प्राप्त हैं उनके आधार पर हम उन सैंधव निवासियों के आर्थिक जीवन का निरूपण कर सकते हैं। अब तक जो ये जो सैंधव सभ्यता है इसके जो स्थलों की खोज हुई है उनमें हम हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, रोपड़, लोथल, रंगपुर, सुतक जैंडौर, आलमगीरपुर और धौलीवीरा का विशेष रूप से नाम ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हमको विकसित या परिपक्व सभ्यता का आभास होता है। अब हम बात करते हैं कि
यह जानने का प्रयास करते हैं कि क्या जो सैंधव प्रदेश था वो प्राचीन काल से ही उपजाऊ प्रदेश था या फिर आर्थिक स्थिति में यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों ने किस तरह से योगदान दिया। तो जो सैंधव प्रदेश था वो प्राचीन समय में बहुत ही उपजाऊ प्रदेश था। यद्यपि आज सिंध प्रदेश या सैंधव प्रदेश में केवल 15 सेंटीमीटर ही बारिश होती है, लेकिन जिस समय की हम चर्चा कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, यह वो समय था जब इस सभ्यता के अधिकांश जो नगर थे वो एक तो नदी के किनारे बसे हुए थे और दूसरा यह जो क्षेत्र था यह प्राकृतिक वनस्पति से भरपूर क्षेत्र था और प्राकृतिक वनस्पति से भरा पूरा होने के कारण इस क्षेत्र में वर्षा की जो मात्रा है वो अच्छी थी। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में जो अलेक्जेंडर के इतिहासकारों में से एक जो इतिहासकार है उन्होंने इस क्षेत्र के संदर्भ में कहा है कि प्राचीन काल में यह उपजाऊ क्षेत्र था। वर्षा यहाँ अधिक मात्रा में होती थी, लेकिन जैसे जैसे कृषि का विस्तार हुआ तो बड़े पैमाने पर कृषि के विस्तार के लिए भूमि को साफ करने के लिए बहुत अधिक मात्रा में चरागाह और ईंधन के रूप में लकड़ी का प्रयोग किया जाने लगा और जिसके कारण लकड़ी की कटाई आरंभ हो गई। साथ में ही जब हम इस सभ्यता का अध्ययन करते हैं तो हम इस चीज पर अध्ययन करते हैं कि जो अधिकांश जो भवन बने होते थे उनमें पकी हुई ईंटों का प्रयोग देखने को मिलता है। तो हम देखते हैं कि जो ईंटों को पकाने के लिए लकड़ी का प्रयोग किया जाता था, जिसके कारण धीरे धीरे जंगल घटने आरंभ हो गए और इसके कारण यह जो उपजाऊ क्षेत्र था वो अनउपजाऊ होना आरंभ हो गया। साथ में ही हम यह भी देखते हैं कि सिंधु प्रदेश के अधिकांश जो स्थल थे वो नदियों के किनारे स्थित थे। नदियों के किनारे स्थित होने का जो सबसे बड़ा इस सभ्यता को प्राप्त हुआ वो था कि प्रतिवर्ष जो सिंधु नदी थी उसमें प्रतिवर्ष बाढ़ आती थी और बाढ़ के साथ सिंधु नदी बहुत सारी जो जलोढ़ मिट्टी है वो अपने साथ लेके आती थी। जैसे ही इस क्षेत्र से बाढ़ उतरती थी तो यहाँ के जो निवासी थे वो अक्टूबर नवंबर में उस जलोढ़ मिट्टी में अपनी खेतों को बुवाई कर दिया करते थे और जब अगले साल वापस जब बाढ़ आती थी उससे पहले वो मार्च अप्रैल में अपनी फसलों को काट लिया करते थे। तो इस कारण से ये जो प्रदेश था इसमें जलोढ़ मिट्टी के कारण अच्छी फसल पैदा होती थी और जिसके कारण हम इस प्रदेश को उपजाऊ प्रदेश की श्रेणी में रख सकते हैं। अब हम यहाँ की मुख्य जो व्यवसाय हैं उन पर चर्चा करते हैं। तो कृषि यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय था और कृषि की जो दशा थी वो बहुत ही उन्नत थी। खुदाई से हमको गेहूं और जौ के दाने मिले हैं, साथ में ही मटर, तिल और कपास की खेती करना भी ये लोग अच्छे से जानते थे। 1800 ईसा पूर्व के आसपास हमें लोथल से, कालीबंगा से और रंगपुर से हमें धान के अवशेष मिले हैं। तो इससे पता चलता है कि ये धान की पैदावार करते थे। साथ में ही हमको मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और कालीबंगा में से हमको बड़े बड़े अन्नागारों के अवशेष मिले हैं। अन्नागार वो स्थल जहां पर अन्न का संग्रह किया जाता था। तो इससे ये ज्ञात होता है कि सैंधव समाज में किसानों से अनाज के रूप में कर लिया जाता था और इन अन्नागारों में उसको संग्रहित किया जाता था।
और आपातकालीन स्थिति आने पर इन अन्नागारों से अन्न का वितरण जन सामान्य वर्ग को कर दिया जाता था। और यही कारण है कि हम जब सिंधु घाटी सभ्यता का या हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन करते हैं तो हम पूरे अपने अध्ययन के दौरान देखते हैं कि हमें अकाल जैसी स्थिति का उदाहरण हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से हमें सूती कपड़े के अवशेष मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि इस प्रदेश में कपास की खेती होती थी। और ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहले सिंधु निवासियों ने ही कपास को पैदा किया था और इसीलिए यूनानियों ने इस क्षेत्र को सिंध कहा और यहाँ के लोगों को सिंधन कहा। साथ में ही इन अनाजों के साथ ये लोग केला, खजूर, अनार जैसे फलों की भी खेती करते थे, क्योंकि इस तरह जो हमें पात्र मिले हैं उनकी जो आकृति है वो इन फलों की भांति हमें प्राप्त हुई है। खेती करने के लिए हमें बाढ़ का पानी और जो वर्षा से जो जल है वो इनको उचित मात्रा में उपलब्ध था। अब प्रश्न उठता है कि ऐसा अध्ययन से हमें पता चलता है कि ये मुख्य व्यवसाय इनका खेती था, तो हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि ये अपने खेतों को किस चीज से जोतते थे। यद्यपि जो राजस्थान का जो कालीबंगा है वहां से हमें जुते हुए खेतों के अवशेष मिले हैं, लेकिन हमें खेतों को जोतने के लिए कुदाल या फिर हल के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। तो इतिहासकार ये अनुमान लगाते हैं कि शायद ये लोग बैल द्वारा खींचने वाले लकड़ी के हल का इस्तेमाल अपने खेतों को जोतने के लिए करते थे और शायद ये ऊंटों का इस्तेमाल भी खेतों को जोतने के लिए करते थे। फसल की कटाई के लिए ये लोग पत्थर की जो हंसिया होती थी उसका इस्तेमाल किया करते थे। अब प्रश्न उठता है कि अपने खेतों के लिए ये सिंचाई किस चीज से करते थे। तो जल संग्रह के लिए बांधों से गिरे गबरबन या नाला जो बलूचिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों से हमें इस तरह के उल्लेख मिले हैं। यद्यपि हमें इस चीज का भी उल्लेख मिलता है कि ये नहरों का इस्तेमाल अपने खेतों की सिंचाई के लिए नहीं करते, लेकिन अधिकांश जो हड़प्पा कालीन जो गांव है या जो स्थल थे वो नदियों के किनारे बसे हुए थे, इसलिए बाढ़ के पानी से और जल के जो बारिश का जो पानी होता था उसी से इनकी जल आपूर्ति हो जाया करती थी। और इसीलिए ये इनका जो क्षेत्र था बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र था और ये अपनी आवश्यकताओं के अलावा जो वहाँ कारीगर थे, जो व्यापारी थे या जो शहर के जो अन्य जो लोग थे उनके लिए भी अतिरिक्त मात्रा में अन्न का उत्पादन कर लिया करते थे। अनाज पीसने के लिए चक्कियों का और कूटने के लिए ओखलियों का ये लोग प्रयोग करते थे, क्योंकि हमें लोथल से चक्की के 2 पार्टों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इस आधार पर कह सकते हैं कि ये चक्कियों के माध्यम से अपने अनाज को पीसते थे। साथ में हमें खुदाई से बड़े बड़े घड़े मिले हैं जिनमें कि ये लोग अनाज को संग्रहित किया करते थे। अनाज को ढोने के लिए ये लोग बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे, क्योंकि हमें खुदाई से पहिए के अवशेष मिले हैं, तो कहीं पर ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये गाड़ियां 2 पहिए की और कभी 4 पहिए की भी होती थी। साथ में ही
अनाज को तोलने के लिए बटखरों का भी ये लोग प्रयोग में लाते थे। अब हम बात करते हैं इनका जो अन्य जो व्यवसाय था वो पशुपालन था, और कृषि के साथ ये पशुपालन भी बड़े पैमाने पर करते थे। सिंधुवासी प्राय गाय का, बैल, भैंस, सुअर, कुत्ते, हाथी, इन पशुओं को पालते थे, क्योंकि इस तरह के जो हमें खुदाई से जो हमें मुद्राएं मिली हैं उन पर इन पशुओं की आकृतियां चित्रित हैं, और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये जो पशु है इनका को ये पालते थे। गाय को ये मुख्य रूप से दूध के लिए पालते थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि गाय का वध नहीं किया जाता था। ऐसा भी हमें उल्लेख मिलता है कि ये मांसाहारी थे और संभवतः ये गाय का मांस भी खाते थे। खुदाई से हमें ऐसी मुद्राएं भी मिली हैं जिन पर बिल्ली, बंदर, खरगोश, हिरन, मुर्गा, मोर, तोता, उल्लू जैसे जानवरों के चित्र उत्कीर्ण है। इससे पता चलता है कि सिंधुवासी इन जानवरों से परिचित थे। लेकिन इनका जो प्रसिद्ध जो जानवर था या पशु था वो था कुबड़ वाला सांड होता था। इसके अलावा ये गधे और जो ऊंट है उसको बोझा उठाने या अपने खेतों को जोतने के लिए प्रयोग में लाते थे, और इसके लिए वो उनको पालते थे। अब प्रश्न उठता है कि क्या सैंधव निवासी घोड़े से परिचित थे? तो हमें मोहनजोदड़ो और लोथल से हमें एक ऐसी संदिग्ध टेराकोटा मूर्ति प्राप्त हुई है जिससे हमें यह आभास होता है कि संभवतः ये घोड़े से परिचित थे। एक जो घोड़े के अवशेष हैं वो हमें गुजरात में स्थित सुरकोटड़ा से भी मिले हैं, जो कि 2000 ईसा पूर्व के आसपास के प्रतीत होते हैं। इसी प्रकार से रन्नुगुंडई जो कि बलूचिस्तान में है, और जो मोहनजोदड़ो से हमें घोड़े के अस्थि पंजर भी प्राप्त हुए हैं। तो इस आधार पर अभी जो नए जो रिसर्च या अनुसंधान कार्य हो रहा है उससे यह चीज सिद्ध हो रही है कि ये घोड़े से परिचित थे। हड़प्पा के लोग हाथी से भी अच्छी से परिचित थे, और हाथी का जो एक कपाल है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। साथ में ही ये गैंडे से भी परिचित थे, क्योंकि एक हमें पशुपति शिव की एक ऐसे पुरुष की योग मुद्रा में एक मोहर मिली है जिसमें योगी मुद्रा में बैठा हुआ जो व्यक्ति है उसके आसपास बहुत सारे जो पशु हैं उनके चित्र उत्कीर्ण है, और उसमें गैंडे का चित्र भी उत्कीर्ण है। तो इस आधार पर कह सकते हैं कि ये गैंडे से भी परिचित थे। इसके अलावा मेसोपोटामिया के जो समकालीन सुमेरियन शहरों से हड़प्पा के लोगों की तरह ही वस्तुतः समान रूप से अनाज के उत्पादन और जानवरों के पालन करने का हमको उल्लेख मिलता है। तो इस तरह से हड़प्पा के आर्थिक जीवन का जो आधार था वो कृषि और पशुपालन था। लेकिन कृषि और पशुपालन के अलावा हड़प्पा निवासी कारीगरी और शिल्प में तथा व्यापार और वाणिज्य में भी प्रवीण थे, जिसका अध्ययन हम अपने अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे।